नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सीरियस और सच कहूं तो माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे फोन की स्क्रीन पर होने वाली चीजें असल जिंदगी में कितनी खतरनाक हो सकती हैं? आज हम बात करेंगे द डिजिटल इंटरसेक्शन की। मतलब कैसे हमारे सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और टेलीग्राम के एन्क्रिप्टेड मैसेज सीधे तौर पर असल जिंदगी के अपराधों से जुड़ रहे हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 3 अलग अलग केस स्टडीज देखेंगे। पहला, बिहार के मोकामा में सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट पर हुई खौफनाक गोलीबारी। दूसरा, ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर की दुखद घटना। और तीसरा, पूरे देश में चल रहा नीट टेलीग्राम स्कैम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले केस से, पोस्ट पर विवाद। कैसे मोकामा में एक डिजिटल चिंगारी ने असल जिंदगी में आग लगा दी। देखिए, पटना से सटे मोकामा में एक बार फिर से गोलियों के तरतराहट ने सबको हिलाकर रख दिया है। मोकामा का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड के कोटे पर चुनाव लड़ने वाले विधायक अनंत सिंह और स्थानीय सोनू मोनू आपराधिक गैंग के बीच काफी पुरानी और हिंसक रंजिश रही है। बीते कुछ महीनों पहले भी इनके बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। विवाद काफी बड़ा था और अनंत सिंह जेल भी गए थे। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सोनू मोनू गैंग अक्सर सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियो भी वायरल करता रहता है। लेकिन इस बार विवाद की वजह कोई जमीन या रंगदारी नहीं थी, बल्कि फेसबुक का एक छोटा सा पोस्ट था। हुआ कुछ यूं कि नौरंगा जलालपुर पंचायत की सरपंच के पति और प्रतिनिधि मनोज सिंह, जो अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट में बस इतना लिखा था कि नौरंगा जलालपुर पंचायत में खुशी की लहर, पचमाला थाना अध्यक्ष के द्वारा सराहनीय प्रयास, अपराध और अपराधी का होगा सफाया, भयमुक्त होगा पंचायत हमारा। अब पढ़ने में तो ये पुलिस की एक नॉर्मल तारीफ लगती है ना? लेकिन विरोधी गुट ने इसे सीधे तौर पर अपने खौफ और वर्चस्व के लिए एक खुली चुनौती मान लिया। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मुकामा फायरिंग। देखते हैं कि कैसे एक डिजिटल टैरिफ अचानक गोलियों की बौछार में बदल गई। घटना वाली रात मनोज सिंह पंचायत के किसी काम से जा रहे थे। तभी रास्ते में नौरंगा ग्राम के पास एक एडवोकेट है प्रमोद सिंह। उन्होंने मनोज को रोक लिया। बहस इसी बात पर शुरू हुई कि भाई वो पोस्ट क्यों डाला। प्रमोद सिंह ने वहीं खड़े खड़े कुख्यात सोनू मोनू को फोन घुमा दिया। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में सोनू मोनू अपने कुछ गुर्गों के साथ वहां धमक पड़े और आते ही सीधे मनोज सिंह पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। मनोज किसी तरह बचे। हमलावर तीसरी गोली चलाने ही वाले थे कि अचानक मनोज के परिवार वाले वहां आ गए, जिन्हें देखकर ये लोग वहां से भाग निकले। इस जानलेवा हमले के तुरंत बाद मनोज ने थाना अध्यक्ष को फोन किया। पुलिस पूरे दलबल के साथ आई और सोनू मोनू के घर पर कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चला। अब जरा सोचिए, फेसबुक पर लिखा गया शांति और सुशासन का एक मैसेज असल जिंदगी में गोलियां चलवा देता है। डिजिटल दुनिया का इससे खतरनाक असर और क्या हो सकता है। खैर, अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, दीपिका नागर केस। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल मुखौटे और खौफनाक सच के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। ये मामला ग्रेटर नोएडा के जलपुरा इलाके का है। शादी के महज 14 महीने बाद ही दीपिका नागर की बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दीपिका के पति ऋतिक, ससुर और चिचिया ससुर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे केस में सबसे ज्यादा उलझाने वाली बात क्या है पता है? दोनों परिवारों की बिल्कुल अलग अलग कहानियां। हमारे चौथे सेक्शन में हम इन्हीं विरोधी दावों और सबूतों पर बात करेंगे। 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव्स। जांच एजेंसियों के सामने इस वक्त 2 सिरे हैं। एक तरफ दीपिका के परिवार का सीधा आरोप है कि 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की दहेज में मांग हो रही थी। उनका कहना है कि मारपीट के बाद हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ पति ऋतिक के परिवार का दावा एकदम अलग है। वो कह रहे हैं कि उस रात सिर्फ घर के काम को लेकर एक छोटी सी बहस हुई थी। उनका तर्क है कि भाई दीपिका के नाम पर तो एक विला और 2 प्लॉट खरीदे गए थे, उसे आगे चलकर एक नए स्कूल का हेड बनाने की प्लानिंग थी, तो फिर दहेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और यहीं आकर डिजिटल साक्ष्य इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा धुंधला कर देते हैं। ऋतिक के परिवार वाले अपने बचाव में सोशल मीडिया के वो वीडियो दिखा रहे हैं जिनमें ऋतिक अपनी पत्नी दीपिका का बहुत ख्याल रखते, पैर दबाते नजर आ रहा है, एकदम परफेक्ट हस्बैंड। लेकिन इसके उलट दीपिका के परिवार का कहना है कि घटना से सिर्फ 30 मिनट पहले दीपिका ने मदद के लिए एक डिस्ट्रेस कॉल किया था।
अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया वाला वो परफेक्ट कपल का वीडियो सच है या वो आखिरी कॉल? इसका फैसला अब सिर्फ और सिर्फ अंतिम पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट ही कर पाएगी। इन हिंसक और आपसी मामलों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक नेशनल लेवल के फ्रॉड की। सेक्शन 5 नीट टेलीग्राम स्कैम। हाल ही में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में शुभम ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत क्या थी कि टेलीग्राम पर एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा है जो लाखों छात्रों को नीट यूजी 2026 री एग्जाम का पेपर बेचने का झांसा दे रहा है। मतलब सालों की मेहनत, स्ट्रेस और करियर के डर का फायदा उठाकर ये स्कैमर्स एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर अपना धंधा चला रहे हैं। तो आखिर ये नेटवर्क काम कैसे करता है? हमारे छठे सेक्शन में समझते हैं इस फ्रॉड की पूरी एनाटॉमी, यानी इनके डिजिटल सेल्स फनल को डिकोड करते हैं। इनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, कई सारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल्स बनाए जाते हैं जहां सिर्फ एंट्री के लिए 250 से 5,000 रुपए तक का टोकन अमाउंट लिया जाता है। स्टेप 2, पैसे देते ही शिकार को एक मेन प्राइवेट ग्रुप में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्टेप 3, वहां राघव सर जैसे एडमिन फैम्पे जैसे अनट्रेसेबल डिजिटल वॉलेट्स के जरिए 60,000 रुपए एडवांस मांगते हैं ताकि पुलिस उनके बैंक खातों तक न पहुंच पाए। और अंत में परीक्षा वाले दिन रात 2 बजे पेपर डिलीवरी के नाम पर बाकी के 1 लाख रुपए वसूले जाते हैं। इस पूरे स्कैम का अगर आप डेटा देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ठगों का दावा है कि उन्होंने खुद 35 लाख रुपए में असली पेपर खरीदा है और उनके पास 80 सवाल बिल्कुल तैयार हैं। वो बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर छात्रों को डराते हैं कि बाकी जो सस्ते पेपर बिक रहे हैं वो सब फेक हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक वीडियो के मुताबिक 7,900 से ज्यादा छात्रों ने टोकन पेमेंट कर भी दिया है। इसका मतलब है कि इन स्कैमर्स ने सिर्फ डर का व्यापार करके कथित तौर पर 57 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा कर ली है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना शातिर हो, सुराग छोड़ ही देता है। डिजिटल वॉलेट्स की चालाकी के बावजूद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। जांच में पता चला है कि इस स्कैम के पैसे जिस बैंक खाते में जा रहे थे उसका संबंध महाराष्ट्र के राहुल कल्याण से है। और इससे शक गहरा गया है कि इस ऑनलाइन फ्रॉड के तार पिछले नीट पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी और उसके गैंग से जुड़े हो सकते हैं। मतलब डिजिटल क्राइम के पीछे असल दुनिया के वही पुराने और शातिर अपराधी बैठे हैं। तो इन तीनों के स्टडीज को देखने के बाद एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी ऑनलाइन जिंदगी और हमारी रियल लाइफ की सेफ्टी अब अलग अलग नहीं है। मोकामा में एक सिंपल फेसबुक पोस्ट से असल में गोलियां चल जाती हैं। ग्रेटर नोएडा में सोशल मीडिया के हैप्पी वीडियोस एक दर्दनाक मौत की जांच को पूरी तरह उलझा देते हैं। और टेलीग्राम के प्राइवेट चैनल्स लाखों छात्रों का भविष्य चुराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। जब हमारी डिजिटल दुनिया हमारी असल जिंदगी पर इस कदर हावी हो रही है, तो इस खतरनाक चौराहे पर हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या हम वो सच देख पा रहे हैं जो इन चमकती स्क्रीन्स के पीछे छिपा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।